कहा जाता है कि लीडर्स अपने समय से काफी आगे के होते हैं। कई बार उन्हें उस दौर में समझना आसान नहीं होता। हमारे देश में भी एक ऐसे ही महान लीडर हुए जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से हम याद करते हैं। गांधी जी उस दौर के ऐसे नेता हुए जिन्होंने इंटेलेक्चुअली अंग्रेजों से लड़ा और बिना किसी हिंसा के। जिस तरह के कानूनी दांव पेचों से ब्रिटिश सरकार हम पर राज कर रही थी, उन्हीं ब्रिटिशर्स को उनके दाव पेचों में फंसाकर गांधी जी ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो। बस इतना ही कहना था आपसे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तक का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि गांधी जी के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए एनकरेज किया, लेकिन वो खुद इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये बुक सच के साथ किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी सच को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें पसंद नहीं था कि लोग उन्हें महात्मा बुलाएं। हालांकि जो लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उन्होंने उनका ये नाम रखा। वैसे कहा जाता है कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोगों की रिस्पेक्ट की कद्र नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो ये लगता था कि वो इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाकियों की तरह उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उनसे भी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। खैर, जो भी हो, आपको इस बुक समरी से गांधी जी के बारे में और काफी कुछ जानने को मिलेगा। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आज तक आपको पता न हो। ये तो सब जानते हैं कि गांधी जी एक इंस्पायरिंग लीडर थे, लेकिन वो एक बेहद प्यार करने वाले बेटे और पिता भी थे। वे सही मायनों में सेवा और विश्वास की मूर्ति थे। अपने पेरेंटेज और चाइल्डहुड के बारे में बताते हुए गांधी जी लिखते हैं कि मेरा जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मेरी फैमिली बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरे दादा पोरबंदर में दीवान थे और मेरे फादर भी, यानी कि पिताजी भी यही काम करते थे। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे पिता एक बहादुर, काइंड और बड़े दिलदार इंसान थे। उन्हें रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों का खजाना था। उनकी खूबी थी कि वो लोगों को बड़े अच्छे से समझते थे और उनके झगड़े सुलझाते थे। मेरी माँ बड़ी ही रिलीजियस, यानी कि धार्मिक लेडी थी। खाने से पहले भगवान को शुक्रिया अदा करना उनकी आदत में शामिल था। चतुर्मास के दिनों में माँ सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी। ये उनका नियम था, फिर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। उन्होंने फास्ट रखना और प्रे करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार ऐसे ही चतुर्मास के दिन थे जब माँ ने कसम ली कि वे सूरज निकलने तक कुछ नहीं खाएंगी। मैं और मेरे भाई बहन बाहर निकलकर देखने गए कि सूरज निकला या नहीं, लेकिन बारिश के दिन थे, इसीलिए सूरज बड़ी मुश्किल से निकलता था। पर माँ ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। मेरी माँ एक बड़ी स्मार्ट लेडी थी। उनका कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रांग था और उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रहती थी। जब मैं 7 साल का था, मेरे पिता राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बने, इसलिए हमारी फैमिली को पोरबंदर छोड़कर राजकोट जाना पड़ा और वहीं पर मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। मैं स्कूल में बड़ा शर्मीला स्टूडेंट था। मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ खेलने से ज्यादा पुस्तकें पढ़ना पसंद था और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला ही रहता था। सुबह स्कूल जल्दी आना और स्कूल ओवर होते ही सीधे घर जाना मेरी आदत थी। मेरे क्लासमेट्स अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए मैं स्कूल से भागते हुए घर जाता था और घर जाकर फिर अपनी किताबों में डूब जाता था। अपनी मैरिज के बारे में बताते हुए गांधी जी ने इस चैप्टर का नाम चाइल्ड मैरिज रखा। वे लिखते हैं कि वैसे अपनी लाइफ के इस चैप्टर पर मुझे कोई प्राउड फील नहीं होता, लेकिन जो भी हो, मुझे अपने रीडर्स से इसे शेयर करना ही होगा अगर मुझे वाकई में सच का पुजारी बनना है तो। मेरी वाइफ कस्तूरबा से मेरी शादी तब हुई थी जब हम दोनों सिर्फ 13 साल के थे। मेरे घर के बड़े लोगों ने मेरी, मेरे भाई और कजिन्स की शादी एक ही साथ कराने का डिसीजन लिया। मेरा भाई और मेरे कजिन मुझसे 2 साल बड़े थे। हिंदू घरों में शादी से पहले कई खाने में क्या बनेगा, क्या कपड़े पहने जाएंगे और क्या क्या गहने बनेंगे, इस पर कई सारी प्लानिंग और साथ ही पैसा भी खूब खर्च किया जाता है। मेरे पिता और अंकल बूढ़े हो रहे थे। उन्हें लगता था कि बच्चों की शादी इस उम्र में करवाकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह हमारे घर में एक साथ 3 शादियां अरेंज हुई। उस वक्त मुझे अच्छे कपड़े, शादी की धूमधाम, ढोल की आवाज और खूब सारा टेस्टी खाना, सिर्फ यही समझ में आता था। शादी का मतलब क्या होता है ये मुझे मालूम ही नहीं था।
मुझे याद है जब मैं पहली बार एक अजनबी लड़की से मिला। हम शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे थे। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी दुल्हन ने एक दूसरे को कंसार खिलाया। हम दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। मैं तो बहुत नर्वस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वो मेरे लिए फेथफुल थी और मैं उसके लिए। नेक्स्ट पैरा है मेरे फादर की डेथ और मेरी डबल शेम। मैं 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। उन्हें फिस्टुला हुआ था। वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसीलिए माँ और मैं उनकी सेवा में लगे रहते। मैं उनके घाव साफ करता था और मेडिसिन देता था। हर रात सोने से पहले मैं उनके पैरों की मसाज करता था। मुझे अपने पिता का ध्यान रखना अच्छा लगता था। मैंने एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेरा टाइम स्कूल की पढ़ाई और अपने पिता का ख्याल रखने में गुजरता था। हालांकि मुझे एक चीज का हमेशा मलाल रहेगा, जिसकी वजह से मुझे खुद पर हमेशा शर्म आई, और वो चीज थी अपनी वाइफ के लिए मेरा लस्ट। अपनी जवानी के दिनों में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं अपने पिता की सेवा में होता तो भी मेरा दिल कस्तूरबा में लगा रहता, और पिताजी के सोते ही मैं सीधा अपने बेडरूम में घुस जाता था। फिर धीरे धीरे मेरे पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब दवाइयों से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इस एज में उनका ऑपरेशन करना रिस्की होगा। मेरे अंकल राजकोट से आए। मेरे पिता और उनके बीच काफी क्लोजनेस थी। वो पिता के साथ आखिरी टाइम तक रहे। वो पूरा दिन मेरे पिता के सिराने बैठे रहते और सोते भी उसी कमरे में थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं हमेशा की तरह पिता के पैरों की मसाज कर रहा था। मेरे अंकल ने मुझे बोला, लाओ अब मैं करता हूं। मैंने तुरंत उनकी बात मानी और कस्तूरबा के पास चला गया। कुछ मिनट बाद ही एक सर्वेंट ने बेडरूम पर नॉक किया। जल्दी उठो, फादर की हालत खराब हो रही है, उसने कहा। मैं शॉक के मारे बेड से कूद पड़ा। क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं जोर से बोला। उसने कहा, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे खुद पर बड़ी शर्म हो रही थी। अगर मैं अपनी वासना की आग में अंधा नहीं होता तो अपने पिता के आखिरी टाइम में उनके साथ होता। वो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ते, लेकिन मेरे बदले मेरे अंकल उनके साथ थे। यह उनकी किस्मत थी कि मेरे फादर के आखिरी पलों में वे उनके साथ थे। इस गलती के लिए आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। मैं हमेशा इस बात को रिग्रेट करके रोता था। आगे गांधी जी अपने इंग्लैंड जाने की तैयारी को बताते हुए लिखते हैं, 1887 में मैंने मैट्रिक पास किया। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ा, लेकिन एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। मावजी दवे ने मेरी माँ को बोला कि मुझे बीए की डिग्री लेने में 5 साल लगेंगे और दीवान बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफी नहीं। उसके लिए मुझे लॉ करना होगा, जिसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मुझे इंग्लैंड पढ़ने भेजा जाए। वहां जाकर मैं सिर्फ 3 साल में बैरिस्टर बन सकता हूं। उसने ये भी बोला कि मुझे तुरंत इंग्लैंड भेजा जाए। वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेने पर मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी और मुझे आसानी से दीवानशिप मिल जाएगी। मावजी दवे ने मुझसे पूछा, क्या तुम यहां पढ़ाई करने के बजाय इंग्लैंड नहीं जाना चाहोगे? मैं उनकी बातों से एग्री था। मेरी माँ ये सोच के परेशान थी कि कहीं मैं इंग्लैंड जाकर मीट खाना और शराब पीना शुरू न कर दूं। लेकिन मैंने माँ से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि इन चीजों को कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हम अपने एक फैमिली एडवाइजर के पास गए, जो कि एक जैन मॉन्क थे। उन्होंने मुझे कसम दिलवाई कि मैं कभी भी मीट, शराब और पराई औरत को टच नहीं करूंगा। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे जाने की परमिशन दे दी। इंग्लैंड का जेंटलमैन। इंग्लैंड जाकर मैंने वेजिटेरियनिज्म की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। जितना मैं पढ़ता गया उतना ही मुझे वेजिटेरियन डाइट पसंद आने लगी थी। वैसे तो मैं एक वेजिटेरियन फैमिली में ही पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पता नहीं थे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वेजिटेरियन डाइट और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इंग्लैंड आने के कुछ सालों तक मैं एक प्योर इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहा। मैंने नया सूट सिलवाया, नई टाई और नया हैट लिया। सुबह मुझे पूरे 10 मिनट लगते थे अपने टाई फिक्स करने और बालों को स्टाइल करने में। किसी ने मुझसे बोला कि एक प्रॉपर इंग्लिशमैन बनने के लिए ग्रेसफुली डांस करना और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना जरूरी है, तो मैंने डांसिंग और स्पीच लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए। वैसे बता दूं कि मैं बहुत ही टेरिबल डांसर था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन कभी म्यूजिक के साथ नहीं चल पाता था।
मेरे स्पीच इंस्ट्रक्टर ने रिकमेंड किया कि मुझे बेलर्स स्टैंडर्ड एलोकेशनिस्ट की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेल ने मेरे कानों में घंटी बजाकर मुझे फुलिशनेस से जगाया। मैं अपनी पूरी लाइफ इंग्लैंड में नहीं रहने वाला था, मैं वहां स्टडी के लिए गया था। उस दिन से मैंने सिर्फ अपनी स्टडीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट हो गया। मुझे बैरिस्टर बनने के लिए 2 एग्जाम्स पास करने थे, एक रोमन लॉ में और दूसरा कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मैंने कई महीनों तक इन एग्जाम्स की तैयारी की। मैंने इक्विटी, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी पर ढेर सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी। फाइनली 10 जून 1891 में मुझे बार में एक्सेप्ट कर लिया गया। साउथ अफ्रीका जाना। इंडिया में मेरी लॉ प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चल रही थी। मुझे जब मेरा फर्स्ट केस मिला तो मैं कोर्ट रूम में काफी नर्वस था। ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ भी मेरी अनबन हो गई थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका जाके काम करने का मौका मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मुझे सेठ अब्दुल करीम झवेरी का लेटर मिला। वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में पार्टनर थे और पोरबंदर में उनका ऑफिस था। ये जॉब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, सेठ ने कहा। ऑफ कोर्स, तुम हमारे यहाँ गेस्ट की तरह रहोगे, तुम्हें अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करना होगा। ये जॉब कब तक रहेगी और पेमेंट क्या मिलेगी मुझे? मैंने पूछा। तुम्हें बस साल भर काम करना होगा और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास रिटर्न फेयर और 105 यूरो दूंगा। एक नई कंट्री में काम करने का मौका मिल रहा था। ये बात मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने खुशी से हाँ कर दी और इस तरह मैं समुद्री यात्रा करके अफ्रीका पहुंच गया। सेठ अब्दुल मुझे पोर्ट पे लेने आए और अपने साथ ऑफिस ले गए। अगले दिन मैं उनके साथ कोर्ट गया। मजिस्ट्रेट मुझे देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था। फाइनली उसने मुझसे बोला कि मैं अपनी पगड़ी उतार दूं। मैंने मना कर दिया और कोर्ट छोड़कर चला आया। मुझे ये बात मालूम हुई कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के 2 ग्रुप हैं। एक तो मुसलमान मर्चेंट्स जो खुद को अरब्स बोलते थे और दूसरे हिंदू और पारसी क्लर्क्स, और एक सबसे बड़ा ग्रुप उन लेबरर्स का था जो नॉर्थ इंडिया, तेलुगु और तमिल से आए थे। इंग्लिशमैन इंडियन लेबरर्स को कुली कहकर बुलाते थे और क्योंकि इंडियंस यहाँ मेजॉरिटी में थे इसलिए साउथ अफ्रीका में सारे इंडियंस कुली के नाम से ही जाने जाते थे। रात में मुझे ख्याल आया कि मुझे पगड़ी की जगह इंग्लिश हैट पहननी चाहिए, लेकिन सेठ अब्दुल ने मुझे मना किया। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर तुम इंग्लिश हैट पहनोगे तो ये लोग तुम्हें वेटर की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा प्रिटोरिया जाना। मुझे ट्रेन से प्रिटोरिया जाकर कुछ क्लाइंट से मिलना था। सेठ अब्दुल ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया था। शाम को रेलवे का एक सर्वेंट आया और मुझे बेड ऑफर किया। मैंने उससे कहा कि मैं अपना बेड साथ लाया हूं, तो वो वापस चला गया। एक पैसेंजर ने मुझे बड़ी नफरत के साथ देखा क्योंकि उनकी नजरों में मैं एक काला आदमी था। वो पैसेंजर अपनी सीट से उठा और थोड़ी देर बाद एक ऑफिशियल के साथ मेरे पास आया। चलो उठो, तुमको वैन कंपार्टमेंट में जाना होगा, ऑफिशियल मुझसे बोला। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैंने कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूं उठो और वैन कंपार्टमेंट में जाओ। सर, मुझे फर्स्ट क्लास की ट्रेवल की परमिशन है और मैं इसी से जाऊंगा, मैंने कहा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ऑफिशियल बोला। तुम्हें अभी इसी वक्त एक कंपार्टमेंट छोड़ना होगा वरना धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं भी अड़ गया था। मैंने उठने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिशियल ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे फर्स्ट क्लास से बाहर घसीटा। उसने मेरा लगेज भी ले लिया था। उन लोगों ने मुझे धक्का देते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया और मुझे वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मेरे मन में इंडिया लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना ही बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और पता लगाऊंगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के बारे में सोचूंगा। इंडियंस के साथ टच में रहना। प्रिटोरिया में मेरी मुलाकात सेठ तैयब से हुई। वो भी हमारी लॉ फर्म में काम करते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ टच में रहना चाहता हूं और वो यहाँ किस हालत में रहते हैं इस बारे में जानना चाहता हूं। सेठ तैयब मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए और उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवा दी। ये मीटिंग एक और सेठ के घर पर रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर लोग मेमन